न्यूज की अपना मनपसंद प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफा गौहर। हस्बे वादा और हस्बे मामूल इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि 55 मिनट के अंदर आपको मुल्क की ताजा तरीन सियासी सूरत हाल से रूबरू करवाए, आपको रियासत के अंदर के हालात और वाकयात से रूबरू करवाए, उस वक्त रूबरू करवाए जब आप कल ईवीएम मशीनों पर जाएंगे, पोलिंग स्टेशंस पर जाएंगे, अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट करेंगे हम कि किस तरीके से पोल कैंपेन इख्तिताम पजीर हुआ, क्या क्या किसने कहा है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। इलेक्शन कमीशन लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो कार्रवाई भी क्या है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी की भी बात होगी और साथ साथ बात करेंगे और भी मौजूआत और मामलात की। लेकिन सबसे पहले जो बात होगी वो जरा चुनावी दंगल के हवाले से होगी और आपको बताते चले कि जहां इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़े चेहरों पर पाबंदी आयद की थी, मायावती पर पाबंदी आयद हुई थी, उसके साथ साथ वजीर आला उत्तर प्रदेश पर भी पाबंदी आयद हुई थी। उसके बाद कल हमने देखा कि आजम खान पर पाबंदी हुई थी। 72, 70 और 40 घंटों की पाबंदियां जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद कर दी गई थी। मेनका गांधी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी इलेक्शन कैंपेन करने के हवाले से और उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने मजहब का सहारा लेकर या कम्युनिटी को टारगेट बनाकर वोट को लेने की कोशिश की। उसके बाद लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन पर कि और भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। और कल रात देर गए एक और गाज जो है वो गिरी है नवजोत सिंह सिद्धू पर, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के नेता है और कटिहार बिहार के अंदर वो एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वो एक होकर वोट करे, क्योंकि उनकी सालमियत और उनके तशख़्ख़ुस के लिए एक होकर कांग्रेस को कामयाब बनाना वक्त की जरूरत है। सीधे से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से माहौल मुल्क के अंदर 5 साल के अंदर बनाया गया वो मुसलमानों के खिलाफ है। इसी बात को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो तहरीरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई थी उस पर अमली कार्रवाई करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और यह माना जा रहा है कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू पर भी आने वाले कुछ घंटों के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा और इन पर भी फिलहाल 40 घंटों की पाबंदी आयद हो सकती है। ये बात हम बता रहे हैं इलेक्शन की। लेकिन इलेक्शन की जहां हम ये बात आपको बताते चले, वहीं पर कल भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता जो बड़े नेताओं की तरफ से इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई है। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के साथ मुलाकात हुई है और उन्हें एक तहरीरी शिकायत दे दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ और यह कहा गया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत मलत तरीके से अवाम के सामने रखकर वजीर आजम को निशाना बनाया और कहा कि चौकीदार रफाइल के मामले में चोर है, उस पर उस कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लीडर कल रविशंकर प्रसाद और हरदीप सिंह पुरी कल इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा से मिले और उन्हें यह दरख्वास्त की कि राहुल गांधी पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उन्होंने इलेक्शन के अंदर फायदा लेने की कोशिश की है और माना जा रहा है कि इस एलिगेशन पर और इस शिकायत पर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो आज या कल अपना फैसला सुना सकता है। यानी राहुल गांधी पर भी नजरें जो है वो काफी तेज कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये इलेक्शन की बातें हो रही है, चूंकि चुनाव है और चुनावी दंगल में कल वोट डाले जाएंगे, उस पर हम आपको जरूर बात करेंगे। लेकिन तीसरी खबर जो दिल्ली से ही काफी अहम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर नहीं है। पुलवामा हमला और बालाकोट के बाद जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है वो किसी से छुपी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी करतारपुर कॉरिडोर पर लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर मामलात और भी बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल बात जरा करतारपुर कॉरिडोर की करेंगे, क्योंकि कल पंजाब के अंदर भारत और पाकिस्तान
के लोगों की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और 0 पॉइंट पर जो है ये मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक चली है। मेकशिफ्ट टेंट एक लगाया गया था जिसमें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और पंजाब के 0 पॉइंट पर यह मीटिंग जो है तकरीबन 4 घंटे तक चली है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बात रखी है। एक बात यह रखी गई कि टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्रिज, यानी जो पुल बनाना है जिससे और सहूलियत यात्रियों को होगी, उस पर अलाइनमेंट ऑफ रोड, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और प्रपोजल फॉर क्रॉसिंग पॉइंट, ये मुद्दे थे जिन पर कल बात की गई। यानी एक तरफ से इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा जा रहा है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बेहतर नहीं है। वहीं पर अच्छी खबर यह कि करतारपुर कॉरिडोर के बहाने ही सही भारत पाकिस्तान की टेक्निकल टीमों ने कल एक बार फिर मुलाकात की है और 4 घंटों तक यह मुलाकात जारी रही है। माना जा रहा है कि रवा महीने में ही एक और बार भी मुलाकात हो सकती है जिसमें मजीद आगे इस प्रपोजल को बढ़ाया जाएगा। यानी करतारपुर के हवाले से खबर थी, भारत पाकिस्तान के हवाले से तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे। अब जरा सीधे से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबरों के हवाले से जब हम बात करेंगे तो बातें काफी अहम है। और सबसे पहले आपको बताते चले कि चुनावी महीना चल रहा है, इसमें सबकी नजरें जो थी वो असेंबली चुनाव पर भी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव कब होंगे। जराया से हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन 3 स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को जम्मू कश्मीर के लिए तैनात किया था और उन्हें कहा था कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे और डिटेल रिपोर्ट जो है वो आवाम के सामने रखे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी है। और अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने सौंपी है उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 मरहलों पर चुनाव हो सकते हैं, यानी 3 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स उन्होंने किए, डेट्स किए हैं जहां पर चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नवंबर 21, 2018 को असेंबली को डिसॉल्व किया था, अगरचे भी उसका वक्त था लेकिन इत्तेहाद टूट गया था। उसके बाद बहुत देर तक असेंबली को मुअल्लक रखा गया था। उसके बाद 21 नवंबर को उनका हुक्मनामा आया जिसके बाद चुनाव कराना काफी जरूरी था। और अब जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन अगर असेंबली के करवाने हैं मई एंडिंग से जून तक ये चुनाव करवाए जाएं ताकि श्री अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो उससे पहले जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगती है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। यानी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इसको जो है वो हाथ में लिया जाए। एक तो यह है। दूसरा यह है कि जब मॉनसून खत्म होता है 15 सितंबर के बाद, जब यात्रा खत्म होगी, मॉनसून खत्म होगा, रमजान खत्म होगा, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट जो होगी वो लगी होगी, उस वक्त भी चुनावी अमल को जो है वो अमलाया जा सकता है। या फिर सीधी सी बात है कि नवंबर दिसंबर के वस्त में चुनावों को करवाया जाए जिस तरीके से 2008 और 2014 में चुनाव करवाए गए थे। 3 बड़ी बातें जो हैं वो इन मुबस्सिरीन की तरफ से सामने रखी गई है जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट असेंबली के चुनाव करवा सकता है। माना जा रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास यह रिपोर्ट आ गई है, हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुनाना है, लेकिन शायद कुछ वक्त लग सकता है जिसके बाद ही यह फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो बताया जाएगा। तो असेंबली के चुनावों पर भी इलेक्शन कमीशन पर सबकी नजरें हैं कि कब अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहां से होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कल की। हाँ नाजरीन, हम बात करेंगे कल की क्योंकि कल पोलिंग का दूसरा मरहला है और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम कल इख्तिताम पजीर हो गई है और पोलिंग कल होगी। श्रीनगर और उधमपुर निशस्तों के लिए मैदान सज गया है, यानी 2 निशस्तें, एक उधमपुर निशस्त जो जम्मू सूबे के अंदर है, एक श्रीनगर निशस्त जो वादी कश्मीर के अंदर है। यहां पर कल बाज़ाब्ता तौर पर वोट डाले जाएंगे। 25 उम्मीदवार मैदान में है। पार्लिमानी इंतखाब के दूसरे मरहले में 18 अप्रैल को श्रीनगर और बारामुल्ला पार्लिमानी निशस्तों के लिए मंगल को इंतखाबी मुहिम इख्तिताम हुई। वस्ती कश्मीर की निशस्त पर 13 उम्मीदवार जबकि
उधमपुर निशस्त पर 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इन दोनों निशस्तों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह नुमाया उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर श्रीनगर की बात करूं, इस निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मोहसिन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी और बीजेपी के लीडर खालिद जहांगीर और अवामी इत्तेहाद पार्टी के एडवोकेट बिलाल सुल्तान समेत दीगर 13 उम्मीदवार मैदान में है। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक श्रीनगर जिले में 46 जलसे मुनक्किद हुए, जिस दौरान इंतखाबी मुहिम मजमूई तौर पर खुशगवार रही। जराया ने बताया कि इस दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की 16 शिकायतें भी मौसूल हुई, जिनमें से 9 शिकायतों पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई। श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर 2017 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 7.2% वोट डाले गए थे, जबकि इस दौरान 9 इंसानी जानें भी तलफ हुई थी और 20 जख्मी हुए थे। इसी दौरान खान साहब इलाके में एक नौजवान फारूक अहमद डार को फौजी अफसर ने गाड़ी के आगे बांधा था और संगबाजी से बचने के लिए अपना रास्ता हमवार किया था। श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर 12,90,318 राय दहिंदगान को वोट डालने का हक हासिल है, जिनके लिए 1,716 पोलिंग मराकज का कयाम अमल में लाया गया है। वस्ती कश्मीर की निशस्त से नकल मकानी करने वाले वोटरों के लिए जम्मू में 21 और उधमपुर और दिल्ली में एक पोलिंग मरकज का कयाम भी अमल में लाया गया है। बात श्रीनगर की मैं कर रहा हूं और थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और नेता भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन जरा बात उधमपुर की भी हम आपके सामने रख दें कि क्या कुछ सूरत हाल वहां पर है। जगरियाफाई तौर पर सबसे तवील उधमपुर डोडा हल्का 6 अजला कश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, उधमपुर और कठुआ, जबकि 17 असेंबली निशस्तें कश्तवाड़, इंदरवाल, डोडा, भदरवा, रामबन, बानिहाल, उधमपुर, रामनगर, चिनैनी, कठुआ, हीरानगर, बनी, बसोली, बिलावर, रियासी, गूल, अरनास और गूल गुलाबगढ़ पर मुश्तमिल है। इस हल्के में राय दहिंदगान की कुल तादाद 16,85,780 है, जिनमें से 8,86,319 मर्द जबकि 7,90,105 खवातीन भी है। उधमपुर हल्का डोडा हल्के से बीजेपी के लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह और पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह समेत 12 उम्मीदवार मैदान में है। इस अहम निशस्त पर 2014 के इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कामयाबी हासिल की थी। वाज़ेह रहे कि 2014 के इंतखाब में 14,59,072 राय दहिंदगान में से 10,42,375 वोटरों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 70.95% रही। इस इलेक्शन में जितेंद्र सिंह ने 4,87,670 वोट लिए थे, जबकि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को हराया था। आजाद को इस इलेक्शन में 4,26,393 वोट मिले थे। दिलचस्प अमर यह है कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस की तरफ से इस निशस्त पर मेंबर पार्लियामेंट रहने वाले चौधरी लाल सिंह ने आजाद के हक में मुहिम नहीं चलाई और उन्होंने इंतखाबात के बाद बीजेपी में शमूलियत करा ली थी। ताहम इस मर्तबा खुद वो अपनी हिमायत से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधमपुर हल्का कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता था, ताहम लगातार बीजेपी भी वहां से जीत कर आई है। तो कुल मिलाकर मैं वोटरों की तादाद भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया, क्या कुछ वहां पर चला है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। अब जरा सीधे से अपने नुमाइंदों का रुख करेंगे। सबसे पहले हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। श्रीनगर निशस्त काफी इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोफाइल है। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कल पोलिंग का मरहला होगा, श्रीनगर के लिए भी उम्मीदवार तैयार है, वोटर तैयार है, पोलिंग अमले की तैनाती आज दिन में की जाएगी। किस तरीके का माहौल आपको कैंपेन के दौरान नजर आया? इस बार
क्या कुछ उम्मीदें हैं? लास्ट टाइम पोलिंग शरह काफी कम थी, जलसे काफी ज्यादा हुए हैं इस बार पिछले के मुकाबले में, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? ग्राउंड पर किस तरीके की सुगबुगाहट आपको नजर आ रही है? देखिए, चूंकि कल अब वोटिंग का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है और श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के लिए जो ये निशस्त मुहित है, यहाँ पर भी कल 7 बजे के करीब वोटिंग अमल जो वो शुरू हो जाएगा और उसके लिए तमाम चीजें जो चाहे सिक्योरिटी या पोलिंग अमला, आज दिन में ये सारी चीजें जो है उनको हाथ में शक्ल दी जाएगी और आज जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, चाहे वो दूर दराज इलाके में है या नजदीक में, तो वहां पर आज पोलिंग अमलों को भेज दिया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी हसास ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कुल मिलाकर 1710 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जो है कायम किए गए हैं। उनमें से 857 पोलिंग स्टेशन जो है उन्हें इंतहाई हसास यानी हाइपर सेंसिटिव करार दिया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तैनाती भी अमल में लाई जा रही है ताकि ये इलेक्शन जो है ये साफ सुथरे माहौल में, पुरअमन तौर और खुशगवार माहौल में कंडक्ट किए जाए। और यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से जो मुहिम चली है, चाहे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर जमातों की जानब से या कुछ आजाद मेंबरान की जानब से, तो कुल मिलाकर खास तौर पर जो इस वक्त इस इलेक्शन में देखने को मिला वो ये कि बिजली, पानी, सड़क से ज्यादा बालातर होकर यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज रहे, चाहे हम 35A की बात करते हैं या 370 की बात करते हैं या सदर रियासत की बहाली या वजीर आजम जम्मू कश्मीर की बहाली, ये सारी चीजें जो है काफी गश्त करती नजर आ रही थी, काफी सरगर्म रही है। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से बल्कि जो पीडीपी या दीगर जमातें हैं उन्होंने भी अपना सारा दावपेच इन्हीं मामलात को लेकर श्रीनगर, बडगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को अपने खाते में दर्ज कराने के लिए ये सब कुछ किया है। फिलहाल एक चीज जानना चाहूंगा, श्रीनगर निशस्त पर पिछली मर्तबा फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नजीर अहमद खान साहब जुड़े थे, वो चुनावी दंगल में थे। फारूक अब्दुल्ला को 48,555 वोट मिले थे, नजीर अहमद खान को 37,370 या 80 के आसपास वोट मिले थे। तो पोल शरह जो था वो 7.12% यानी ऑलमोस्ट 7.5 या 8 के बीच में इसको रोक दिया गया था। तो अगर मैं आज के दिन की बात करूं, मूड लगातार आप देख रहे हैं वादी कश्मीर में किस तरीके का बना हुआ है। पोल बाइकआउट की भी उतनी ज्यादा इस बार आवाजें नहीं दी गई है और ना ही उस तरीके से कहीं पर मुहिम देखी गई है। तो अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं इस पूरी लोकसभा सीट को, अगर श्रीनगर की मैं बात करूं, यहां पर क्या कुछ तवक्कुआत आपके हैं? किन एरियाज को आप गुड बुक्स में रखते हैं, यानी ग्रीन जोन में रखते हैं जहां पर वोटर आ सकता है, और कहां पर ज्यादा मशक्कत की जरूरत पड़ेगी पुलिस को? और दूसरी बात ये, अगर मैं श्रीनगर के बाद बडगाम को देखूं जहां से ब्रिस्क वोटिंग की लाइनें हम हमेशा देखते थे, तो वहां की क्या कुछ सिचुएशन आपके पास नजर है? देखिए गौहर, साल 2017 में जो इलेक्शन हुआ है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लगभग 10,000 के मार्जिन से अपने मध्य मुकाबिल पीडीपी के नजीर अहमद खान से जीत गए थे। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन हुआ 2014 के वक्त में ही, तो उस वक्त तारिक मितकरा पीडीपी की निशस्त यहाँ टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब लगभग 40,000 वोटों का मार्जिन रहा था और तब तारिक मितकरा ने 40,000 वोटों से अपने मध्य मुकाबिल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हराया था। लेकिन तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ फेज से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरी है। इसमें जो लास्ट इलेक्शन हुआ है साल 2017 में, तो तब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनावी मैदान में थे और नजीर अहमद खान चुनावी मैदान में थे, तो शाम गए तक 7 लोग जो है फोर्सेस के साथ झड़पों में जाम बहक हो गए थे। तो उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो था वो काफी तब्दील हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में साल 2017 के जो असरात आज के इलेक्शंस में भी होंगे, हालांकि उसमें कोई शक नहीं कि वो असरात होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब 35A का मामला आया, 370 का मामला आया, उसके बाद शायद लोगों में ये बात जो है जहन नशीन हो गई कि शायद इस चीज को लेकर अब लोगों को वोट करना चाहिए, क्योंकि वोट ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक वो या असेंबली या पार्लियामेंट ही एक ऐसा इदारा है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इन चीजों को डिफेंड किया जा सकता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आज बडगाम, श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल में भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पोल परसेंटेज साल 2017 से काफी बेहतर होगा। लेकिन क्या ये साल 2014 में जो पोलिंग हुई थी लगभग 30% के करीब यहाँ पोलिंग हुई थी, क्या उसके मुकाबले आ जाएगा, वो काफी मुश्किल बात है। लेकिन
ऐसा लग रहा है कि बडगाम और गांदरबल में ठीक ठाक वोट पड़ सकता है। अगर कहीं पर वोट का शरह कम रह सकता है तो वो श्रीनगर एज यूजुअल जो हर वक्त हमने देखा, तो आज भी वो चीज देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया हिलाल, आपके पास दोबारा भी लौटूंगा दिन में और मजीद तफसीलात उस वक्त लेंगे जब पोलिंग अमला स्कूलों के अंदर पहुंचेगा, पोलिंग स्टेशंस के अंदर पहुंचेगा। फिलहाल हमारे साथ रशीद राहिल साहब एडिटर एशियन मेल भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी की है और लगातार अपनी आरा इन इलेक्शंस के हवाले से हमारे साथ शेयर भी करते रहे हैं। रशीद राहिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बात जरा तीनों श्रीनगर लोकसभा की जब मैं करता हूं तो गांदरबल एक साइड से है, श्रीनगर एक पॉइंट पर है और फिर बडगाम एक पॉइंट पर है। तीनों इलाकों के वोटरों का मूड जो है वो काफी अलग अलग भी है, जिस तरीके से हिलाल भी बताते थे। लेकिन इस बार का मुकाबला फारूक अब्दुल्ला वर्सेस कौन, किसको कहां पर आप देखते हैं? फारूक अब्दुल्ला कदावर शख्सियत है, सिर्फ एक बार हारे हैं चुनाव जब से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव माना जा रहा है काफी मुश्किल भी है, काफी सख्त भी है, काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आना इस इंतखाबी दंगल में नई दिलचस्पी वोटरों के अंदर भी पैदा कर रहा है। किस तरीके से कैंडिडेट्स के कद को आप देखते हैं और उनकी पार्टीज का असर कितना आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? लवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे बुला रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। जहां तक आपने सवाल किया कि कैंडिडेटों का कद कहां तक है और कौन कैंडिडेट किसके मुकाबले में, अगर हम उस चीज को ले तो मेरे ख्याल से ये आज के इंतखाबात में ये कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है वो एक कद्दावर सियासी शख्सियत है जिसका एक अहम किरदार रियासत की सियासत में गुज़िश्ता करीब 40 सालों से रहा है। हम देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला एक ऐसी शख्सियत है जो बिना किसी रोक टोक के कोई बात भी डंके की चोट पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पोल कैंपेन हो या कोई भी फोरम हो, बोल सकता है। वायरस जो आज के उसके मध्य मुकाबल कैंडिडेट, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंसारी साहब हो या पीडीपी के हो, लेकिन उनका उतना कद नहीं है और वो नए हैं। शायद आज उनका मुकाबला जैसे कि अखबारों में भी आया है कि यकतरफा होगा श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोई बड़ा कैंडिडेट मध्य मुकाबल नहीं है। लेकिन जब मैं वोट शेयर की बात देखता हूं, 2012 के चुनावों को देखें, उससे कबल के चुनावों को देखें, 96 के बाद जब भी पोलिंग हुई है तो एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने था कि अंसारी खानदान बराह रास्त वोटिंग के अंदर आता था, आगा साहब की फैमिलियां वोटिंग के अंदर आती थी और ये वोटिंग की शरह को बढ़ाती थी और ये हमेशा देखा गया था कि ये स्प्लिट नहीं होता था। इस बार ये वोट सारा स्प्लिट है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास है, इस बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, इस बार ये पीडीपी के पास है। ये जो स्प्लिट ऑफ वोट ऑफ ए वन पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कितना इसका फर्क पड़ेगा इस दंगल पर? इस इलेक्शन में बराह रास्त फायदा उस जो वोट स्प्लिट हो जाएगा उसका भी बराह रास्त फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जाएगा, क्योंकि जहां तक हम शिया बरादरी का देखते हैं, शिया बरादरी का वोट बफरकेट हो रहा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीटीपी में, वाइल उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स मैन है आगा रूहुल्ला, उसकी भी जिला बडगाम में एक बहुत बड़ी अपनी पहचान है और अपने मुरीद हैं उसके। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में अपना एक कैडर है वर्करों का, वो कैडर किसी भी सूरत में किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो मेरा कहना यह है कि कोई तिकोनी या दुतरफा मुकाबला नहीं है, बल्कि ये एक ही तरह का पलड़ा जो मुझे नजर आ रहा है वो बारी है। और यही कहा जा रहा है कि आज जो दफा 370 और आर्टिकल 35A की बात चली, उसको अगर कोई डिफरेंट पार्टी कर सकती है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। राहिल साहब, आप गांदरबल को बिलोंग करते हैं, वहां की जमीनी सूरत हाल पर आपकी ज्यादा नजर भी है, रोज आते जाते वहां से है, 2 असेंबली निशस्त वहां से है, गांदरबल है,
कंगन है। कंगन में जब फारूक साहब को जाना था तो किस तरीके का जलसा है, किसी से छुपा नहीं था। महबूबा जी गई, किस तरीके का जलसा हुआ, किसी से छुपा नहीं है। गांधरबल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रह चुके हैं, कंगन में भी लगातार एमएलए वहां से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कंगन वाले बेल्ट ने काफी मदद की थी वोटर टर्नआउट को बढ़ाने में भी और फारूक अब्दुल्ला की जीत में भी। इस बार वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है दोनों सेगमेंट्स के अंदर। तो क्या ये फायदा कहीं पर है या नुकसान है? देखिए गवर साहब, जहां एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन वो एमएलए को हो सकता है, लेकिन जो पार्टी प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, जब भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरान के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ग्राउंड से यही पता चल जाता है कि वो ये कहते हैं कि ये किसी एमएलए का हमें इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और ये उस शख्सियत का इलेक्शन है जो कश्मीर की पहचान है, जो कश्मीर की बात मुख्तलिफ फोरमों में पहचान पहुंचा सकते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बात वजन रखती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है इस इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जात पे पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रशीद राहिल साहब हमारे साथ ज्वाइन करके ग्राउंड जीरो का हाल बताने के लिए। मुकाबला दिलचस्प है, कद्दावर शख्सियत सामने है, लेकिन वोट जब डिवाइड होगा तो कौन कहां से बटेगा, बड़ा सवाल यह है। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन हरबख्श सिंह साहब भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चुनावी दंगल कल है, पहले जरा कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर श्रीनगर लोकसभा सीट के चुनाव को इस बार 2019 में डॉक्टर साहब कहां पर देखते हैं और क्या इस बार पोल परसेंटेज बढ़ने की कोई उम्मीद आपको है? गौर साहब आदाब, शुक्रिया आपने बुलाया। गौर साहब, इस बार का इलेक्शन जो है इसमें 100% चांसेस है कि जो पोल परसेंटेज है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो आज का एक सेंटिमेंट है जिसको लेके कश्मीर में एक आइडेंटिटी के आज क्राइसिस है, जो 370 और 35A का मामला है, कि लोगों को अब समझ आने लगा है कि हमारे बाइकाट से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जैसे कि 7% वोट पड़े और फारूक अब्दुल्ला साहब कामयाब हो गया। ये जो बाइकाट रहता है, बाइकाट में एक जो जेन्युइन वोट है तो वो पड़ता नहीं है और एक जो कैंडिडेट है जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं आता। मैं अभी रशीद राहिल साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनको सुन रहा था, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि रशीद राहिल साहब जैसे एनसी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे बात कर रहे थे। जो उन्होंने कहा फारूक साहब का एक बड़ा ये है वो इंटरनेशनल लेवल पे, मैं रशीद राहिल साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि फारूक साहब जो पार्लियामेंट में बात करते हैं वो कश्मीर में नहीं करते और जो कश्मीर में करते हैं वो जम्मू में नहीं करते। और जो ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज 50 साल से, और जो आज ये सदर रियासत या बाकी चीजों की बात करते हैं जो इन्होंने उठा के दे दिया हिंदुस्तान को, जो 12 पावर प्रोजेक्ट उठा के दे दिए, और जो यहाँ पे अफसा की बात है, कैच एंड किल पॉलिसी की बात है, जो कुछ भी यहाँ जम्मू कश्मीर में किया, और लोग जो है जो एक बाइकाट वाला पोर्शन है, अगर वो लोग निकलेंगे तो वो अपना पूरा वोट यूटिलाइज करेंगे तो वो जवाब दे देंगे। सारे जो एंगर है लोगों में, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें वोट नहीं डालना, मैं अपील करूंगा आपकी चैनल के थ्रू कि लोगों को निकलना चाहिए और डिजर्विंग कैंडिडेट देखना चाहिए कि जो पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेशन, वो पार्टी जिसका स्टैंड दिल्ली और श्रीनगर में एक ही रहेगा उनको कामयाब करे, और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में चाहिए, जो वहां पे किसी भी दबाव में आके बयान न दे, क्योंकि फारूक साहब को आपने देखा है। डॉक्टर साहब, मैं श्रीनगर की बात करूंगा अब, चूंकि आप तर्जुमान भी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो नॉर्थ का चुनाव मुकम्मल हो गया, कल श्रीनगर के लिए लोग वोट डालने जाएंगे। कैंडिडेट आपका भी कमजोर नहीं है, कैंडिडेट आप भी ठीक ठाक दे चुके हैं, तो उम्मीद किस तरीके से है पीडीपी की? क्योंकि जो चुनावी जलसे हैं जब मैं उनको देखता हूं उसमें वो वजन और वो हरारत नजर नहीं आई जो इससे पहले पीडीपी के जलसों में हुआ करती थी। अशफाक साहब, अगर पार्टियों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे जलसे बहुत अच्छे हैं। कल के ही आपने ये जो बडगाम में 2 जलसे हुए, दोनों का कंपैरिजन करके ये किसी को छुपा नहीं है। कमी है, कुछ चीजें हैं, लोग घबराए हुए हैं, डर भी है, एक
खौफ दहशत भी है, मिलिटेंसी है, फिर भी जिस हिसाब से एक वेलकम हो रहा है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को, तो वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हमारी जो तंजीम है 1999 से लेके आज तक हम एक ही वर्ड, एक ही चीज पे रहे हैं। हमने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई तो एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाई, बीजेपी के साथ बनाई एजेंडा ऑफ अलायंस के। हमने कभी भी अपने जो हमारा अपना एजेंडा था उसको कभी भी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया है। डॉक्टर साहब जब एनसी पर सवाल उठेंगे ना तो पीडीपी पर तो भी तो सवाल उठेंगे। लैंड रो भी आप ही के साथ हुआ है, उसके बाद जो कुछ किलिंग्स हुई, जिस तरीके के मामलात महबूबा के टेन्योर में देखने को मिले पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान, वो तो अभी ताजा ये सबके सामने है। तो खुद को आप बरियो जिम्मा करार देके ये कहेंगे कि जनाब हम तो बिल्कुल साफ है इस कागज की तरह, इसलिए हमें वोट करें, वो भी तो सही नहीं है। वोटरों को तो वो भी याद होगा। कंपैरिजन देखो, गलतियां हुई है, गलतियां होती रहती हैं। हमारे पास छोटा सा टाइम था और हम जिस कोलेशन में थे, जिस मुसीबत में थे, 1 महीने का सीज फायर भी हमने रमजान में करवाया। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट थी। 14,000 बच्चों के एफआईआर वापस करवाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरलॉक्युलेटर और सेक्रेटरी लेवल पे इंटरलॉक्युलेटर को बना के जो हुर्रियत के दरवाजों तक हमने पहुंचाए कि बातचीत कीजिए। कुछ पेशरफ्त तो की हमने, और जो आजकल जो एलओसी ट्रेड की बात होती है, जो रिश्ते बनाने की बात होती है, हमने तो हर चीज में पहल की। 12 पावर प्रोजेक्ट जो बेच चुके हैं, जो हमारी रियासत का सारा पावर जा चुका है, उस पे पेशरफ्त की बात। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब ख्वातीन हज़रात, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त नशरियात दे, जिस तरीके से आप गिनवाते हैं, महबूबा जी जब साउथ कश्मीर में थी तो उनका ट्यून कुछ अलग था। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा जो टोन है हर जगह एक ही है। आप वही शिद्दत के साथ बोल रहे हैं ना। महबूबा जी तो मान रही थी कि काम हुआ नहीं, वर्कर नाराज है, मैं क्या करूं, वो तो बेबसी का इजहार कर रही थी। मैं कहता हूं इशफाक साहब, हम कहते हैं कमियां रही, हमें मौका नहीं मिला। बीच में आप देखिए मुफ्ती साहब की। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। दोबारा करूंगा आपसे बात, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम रहता है इसलिए मैं मुख्तसरी बात करूंगा इस वक्त आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा जम्मू की सीट की भी बात करूंगा क्योंकि और भी खबरें हैं। जम्मू की सीट जो उधमपुर लोकसभा सीट है यह भी काफी अहम है और इस पर कांग्रेस का एक दबदबा भी रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन इस पर रही और इस बार के चुनाव भी जो लग रहा था कि शायद वन साइड चुनाव होंगे वो नजर नहीं आए। कांग्रेस ने कम बैक करने की कोशिश की है ग्राउंड पर और वो लगातार कैंपेन करते रहे। अब उस कैंपेन का कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, वोटर कितना वोट में तब्दील होगा, ये तो बड़ा सवाल होगा और उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। सुहेल काजमी साहब हमारे साथ है। काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू की सियासत की जब मैं बात करता हूं, मैंने इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से शुरुआत नहीं की, कांग्रेस से शुरुआत नहीं की, मैं अपने व्यूअर्स तक एक वो लाइन देना चाहता था जो ग्राउंड रियलिटी है। उधमपुर लोकसभा सीट को अगर हम माजी के हिस्ट्री को देखें जो मेरे सामने है तो कांग्रेस का एक दबदबा रहा करता था। उसके बाद अचानक शिफ्ट होता है, बीजेपी की ओर भी आता है, इंडिपेंडेंट भी इसमें जीत कर आया है। लेकिन आज के दिन क्या कहीं पर कमबैक कांग्रेस का कहीं नजर आ रहा है, कहीं पर मुकाबला नजर आ रहा है या क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए इसमें है? क्लीन चिट नहीं है, खासकर भद्रवा वाली सीट पे क्लीन चिट, डोडा पार्लियामेंट्री सीट पे क्लीन चिट नहीं है। एक बार देखिए आप, यहाँ 2 सेक्टर्स हैं, इधर मोदी और नो मोदी। पूरे रियासत में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ या तो मोदी सेक्टर है या मोदी सेक्टर नहीं है। जहाँ मोदी सेक्टर नहीं है वो ये डोडा वाली सीट है हमारी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाली सीट। और इस पे पहले भी 4 बार डॉक्टर करण सिंह रहे हैं, 3 बार प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता रहे हैं, फिर लाल सिंह साहब रहे हैं। तो ये चेंज होती रही है हमेशा मूड। और उसके बीच में किश्तवाड़ की वायलेंस भी है और कैंडिडेट्स भी बहुत हैं। हर्षदेव सिंह खड़े हैं पैंथर्स पार्टी से और लाल सिंह साहब खड़े हैं अपनी पार्टी बना के। वो अल्टीमेट जो डेंट है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है जो ये लोग लेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस ने नो डाउट एक जमीनी हकायक पे बहुत काम किया है और करण सिंह साहब खुद भी, उसके अलावा गुलाम नबी आजाद साहब, और वो लोगों का मूड भी थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। तो उसको देखते हुए ये 50-50 पे इतना आराम से स्वीप करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। और यही पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट तो वहाँ 65-45 पे है, लेकिन अभी उसको एग्जिट पोल बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ चीजें जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था वहां वोटिंग
कम हुई है नौशहरा सेक्टर में, सुंदरबनी में, जो इनके वोटर्स थे वहाँ वोटिंग कम हुई है भारतीय जनता पार्टी, और जहाँ कांग्रेस का छोटा मोटा घर था वहाँ कुछ वोट जो है पोल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बड़ा इमेच्योर है अभी एग्जिट पोल करना, लेकिन सुहेल काज़मी साहब, लास्ट टाइम के चुनाव को जब मैं देखता हूं तो कद्दावर शख्सियत, रियासत की साबिक वजीर आला, कांग्रेस के सीनियर लीडर मैदान में थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहली बार चुनावी दंगल में थे, जीता उन्होंने। तो वो जो लास्ट टाइम का इफेक्ट था, जो लास्ट टाइम की वेव थी, आप कह रहे हैं कि इस बार उतना नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि जो कैंडिडेट आज है उसकी जाती प्रेजेंस कहीं ना कहीं वोटरों तक एक्सेप्टेंस उसकी है, तो उसका एक फैक्टर है, या कांग्रेस रिवाइव कर रही है ग्राउंड पर? बिल्कुल। देखिए, लास्ट टाइम सिर्फ पूरी वेव थी और कुछ नहीं था। कैंडिडेट्स तो ऐसे कैंडिडेट्स थे पूरी हमारी असेंबली सेगमेंट में कि आप देखिए जो कभी सियासत से उनका लेना देना नहीं है, पहली बार आए और मोदी वेव में निकल गए और कबीना में मंत्री भी बन गए। वो एक अलग फैक्टर था, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में एक अपना ट्रेंड होता है, हर इलेक्शन एक अपना ट्रेंड सेट करती है और वो हिस्टोरिकल इलेक्शन बन जाती है। इस बार मोदी फैक्टर, इधर अगर आप रजौरी पुंछ वाली सीट पे देखें तो वहाँ सिर्फ जहां भी ये लोग गए हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी रैली की, यहाँ भी की, वहां भी की, तो या तो सिर्फ मोदी है या बिल्कुल मोदी नहीं है। तो ये फैक्टर इस बार है, पिछली बार ये नहीं था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये कबले मतलब इमेच्योर है पहले ही बोलना कि ये सीट्स बीजेपी की हैं, क्योंकि ये बड़ी डेंजर में है सीट इनकी डोडा वाली, और वहाँ वो 65-45 पे है, और जब रिजल्ट आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जो अलायंस पार्टनर बने हैं कांग्रेस के, क्या आपको नजर आता है कि कोई डेंट पड़ेगा, कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस को और बीजेपी के लिए? यहाँ पर कुछ और मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, उससे कुछ फायदा भी हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। कहीं पे पार्लियामेंट्री सीट पे जो पुंछ वाली सीट है, कांग्रेस ने एनसी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को खुल के समर्थन नहीं दिया है। कहीं ये भी रिपोर्ट्स आई है कि वो कहते हैं कि हमारा अपना अलाई है लेकिन हमारा अपना कैंडिडेट नहीं है। तो वो एक डेंट है कांग्रेस को, खुल के जो वोटिंग अलायंस पार्टनर को नहीं हुई है, तो वो एक फैक्टर है कांग्रेस के खिलाफ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब ज्वाइन करके जम्मू की सूरत हाल पर बात करने के लिए। थोड़ी देर में हमारे साथ नदीम इकबाल भी ग्राउंड जीरो से ज्वाइन करेंगे और विनोद कुमार जी भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे कल के दिन के हवाले से क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अभी जो चुनावी दंगल के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोलिंग अमले की तैनाती को कल से ही यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कल रामबन में यह खबर सामने आई कि पोलिंग अमला जब भेजा गया उस जगह पर जहां पर उन्हें जाना था तो वहां पर माकूल इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके बाद अमले की तरफ से एहतजाज किया गया है। नदीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पूरी खबर के लिए। और यह माना जा रहा है कि जब उन्होंने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया उसके बाद तरक्याती कमिश्नर जो जिले के अफसर भी हैं, इलेक्शन अफसर भी हैं, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको पैसिफाई किया और उन्हें यकीन दिलाया कि आगे का मामला जो है वो ठीक रहेगा, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की एश्योरेंस दी गई कि आज की रात जो है उनको निकालनी पड़ेगी और कल बाज़ाब्ता तौर पर अरेंजमेंट जो है वो किया जाएगा। तो अभी इनिशियली ही था, कल पोलिंग अमला जा रहा था जिस दौरान ये बात सामने आई कि उनके खिलाफ जो है उन्होंने एहतजाज किया। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, रामबन से रात देर गए खबर यह आई कि पोलिंग अमले ने एहतजाज किया, वो कौमी शाहराह पर आए। क्यों वो कौमी शाहराह पर आए थे और अभी सुबह सुबह क्या वो मुतमईन अब नजर आ रहे हैं? जी गौर साहब, जिस तरह से हम कल रात की बात करें तो पोलिंग जो स्टाफ था जिन्हें बुलाया गया था और कल 5 बजे के टाइम पे उन्हें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में रिपोर्ट करने का टाइम मिला था। सोशल मीडिया के थ्रू जिन्होंने मैसेज पास किया था उन तक मैसेज पहुंचाया था। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में, और उसके बाद जो उन्हें ये कहा गया था कि जो आपकी स्टेशनरी है वो आपको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन से ही मिलेगी, लेकिन बाद में उन्हें जब उन्होंने वेन्यू पे पहुंचे और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको जो है मैत्रा से स्टेशनरी मिलेगी। तो लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर का जो बीच में डिस्टेंस पड़ता है मैत्रा और रामबन के बीच का, तो वो लोग जो इस चीज से कहीं ना कहीं नाला नजर आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही क्योंकि कल हमने देखी कि बारिश भी हो रही थी, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो उस वजह से ना तो उनके खाने पीने के इंतजाम किए गए थे क्योंकि रात का मामला था, सर्दी थी, और ना ही उनके रात के रहने के इंतजाम। तो इन सब को देखते हुए जब उन्होंने रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक देखा कि शायद जो है इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जब बिल्कुल भी इंतजाम नहीं किए गए फिर उनके लिए रात को वहां रहना काफी मुश्किल हो गया।
और खाने पीने के बिना वहां रहना काफी मुश्किल था। तो इस सब को देखते हुए वो एहतजाज पर उतर आए और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आए, जिस वजह से उन्होंने एहतजाज के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया और 45 मिनट तक तकरीबन गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद रखा गया। उसके बाद एडीसी रामबन की हम बात करें, डीसी रामबन वहां पहुंचे और उन्होंने उनको बिल्कुल यकीन दिलाया कि जो भी यहाँ पे इंतजामिया के जो भी ऑफिसरान थे जिन्हें तैनात किया गया था जो पोलिंग पार्टीज के अरेंजमेंट्स के लिए, तो जिन्होंने जो इंतजामात करने में नाकाम हुए तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद की अगर हम बात करें, जो पोलिंग पार्टीज थी उनके ये इल्जामात थे कि जिस तरह से अगर पोलिंग बूथ्स पे जो पोलिंग पार्टीज को भेजा जाना था वो जो है कहीं गलत टाइम पे भेजा गया, क्योंकि अगर सुबह के टाइम पे बुलाया होता और दिन में वो पोलिंग बूथ्स पे पहुंच पाते, लेकिन 5 बजे के बाद जो पोलिंग पार्टीज को अपने पोलिंग बूथ्स की जानिब रवाना करना और फिर रात के टाइम में 100-150 किलोमीटर का सफर करना ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस सब को देखते हुए वो नाराज काफी तो आज की क्या कुछ नदीम खबर है? अभी सुबह अरेंजमेंट्स को लेकर क्या कुछ बात आपकी हुई उनसे? जी देखिए गौहर साहब, उसके बाद तो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, खाने पीने के इंतजाम जो हैं वो जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद तो अभी की अगर हम बात करें, अभी जब तक हमारे जो पोलिंग पार्टीज है उनसे बात हो पाई है तो कुछ कदरे अभी वो मुतमईन है जिला इंतजामिया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करके ये खबर देने के लिए। तो फटाफट से अब आपको ये भी बताते चले कि कल जो इंतखाबी दंगल मुकम्मल हुआ था उसमें गुलाम नबी आजाद की तरफ से जो बात रखी गई है वो ये कहा गया कि आर्टिकल 370 और 35A तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस का वजूद बाकी है, क्योंकि कांग्रेस इसको हटाने की किसी को इजाजत नहीं देंगी। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला की भी कल बात सामने आई, जहां पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है और मजीद सख्त कदम उठाने की बात कही है। वहीं पर निशाना भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी उन्होंने लगाया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हीं की पार्टियों की पॉलिसियों की वजह से रियासत के हालात मजीद अबतर हुए हैं। इधर सजाद गनी लोन की तरफ से भी कल बयान सामने रखा गया और कहा गया कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीजनल ऑटोनॉमी को बेचकर अपनी सियासी रोटियां पक्की की हैं वो किसी से छुपी नहीं है और इस बार अवाम उसका जवाब जरूर देंगी। तो अब जरा बात करते हैं, इन चुनावों से हटकर बात करेंगे इम्तिहानात के हवाले से। लेकिन इम्तिहानात के हवाले से बात करने से पहले आपको यह बताते चले कि आज श्रीनगर और बडगाम जो 2 असेंबली सेगमेंट्स है और गांदरबल है वहां पर मुख्तलिफ ऑर्डर्स नाफिजुल अमल रहेंगे। बडगाम के अंदर 170 के करीब, गांदरबल के अंदर 170 के करीब स्कूल जो है वो आज बंद रहेंगे पूरे दिन। बडगाम के अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्लास वर्क सस्पेंड रहेगा, अमले को वहां पर मौजूद रहने की बात कही गई है। और श्रीनगर की जहां तक मैं बात करूं तो श्रीनगर के अंदर चंद स्कूलों को छोड़कर आज दरसी निजाम बिल्कुल चलेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी की तरफ से इसकी वजाहत जो है वो कर दी गई है। लेकिन बात जरा एनईटी इम्तिहानात की करें, क्योंकि एक बार फिर एनईटी इम्तिहानात की खबरें जो है वो आना शुरू हो गई है। बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की करें, जो साल 2019 के लिए साल 2019 के लिए इम्तिहानात को अमली शक्ल दे रही है और मई 5 तारीख को एनईटी की तरफ से एनटीए की तरफ से एनईटी के इम्तिहानात जो वो लिए जा रहे हैं 5 मई को। लेकिन वादी कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए एक भी इम्तिहानी मरकज वादी के अंदर नहीं है और उन्होंने जम्मू या जम्मू से बाहर दिल्ली इम्तिहान के लिए जाना है, जिसके बाद तालिब इल्मों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और गवर्नर इंतजामिया से अपील की गई है कि एनईटी इम्तिहानात साल 2019 के लिए वादी कश्मीर के अंदर भी एक मरकज का कयाम अमल में लाया जाए। आपको याद होगा इससे पहले भी जब इम्तिहान था साल 2019 में ही तो तकरीबन 500 बच्चे फरवरी के महीने में एनईटी इम्तिहानात में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हालात इस तरीके से थे कि न तो कौमी शाहरा खुला था और ना ही परवाजें जा पाई थी, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे इम्तिहानात में शामिल नहीं हो पाए। इस बार बच्चों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ यह मामला उठाकर श्रीनगर के अंदर एक मरकज का कयाम अमल में लाया जाए। बात जरा फटाफट से करते हैं एसडीएम साहब की, क्योंकि कल एसडीएम साहब पिटे हैं। जी हां नाजरीन, एसडीएम डूरू और उसके अमले पर कल सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना हाथ साफ किया है और माना जा रहा है कि कल यह मामला उस वक्त काजीगुंड श्रीनगर जम्मू काजीगुंड हाईवे पर हुआ है जब डूरू के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डूरू जो थे वो जिला तरक्याती कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे पर उर्जू जा रहे थे, जहां पर
इस दौरान आर्मी के एक चेकिंग पॉइंट पर उन्हें रोका गया और उनके साथ जबरदस्त बदतमीजी की गई। इतना ही नहीं कि बदतमीजी की गई, उनके सेल फोन्स को तोड़ा गया, उनको धमकियां दी गई और उनके साथ मारपीट की गई, ये कहने के बावजूद कि वो इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे हैं और एसडीएम है, आर्मी की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया गया है। जब यह मामला आर्मी की नोटिस में लाया गया तो आर्मी ने कहा कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ होगा, लेकिन एसडीएम की तरफ से रात होते होते यानी शाम को पुलिस स्टेशन के अंदर बाकायदा तौर पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि यहां पर डिक्टेटर राज चल रहा है और आर्मी को जिस तरीके से खुला हाथ दिया गया है वो ये साफ बता रहा है न तो कदावर शख्सियत महफूज है और ना ही इस तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महफूज है। उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी मजम्मत की है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि फौज को यह हुक्मनामा जारी किया जाए कि कम से कम इन अफसरों का लिहाज पाला जाए जो इस वक्त मैदान पर काम कर रहे हैं। तो एसएचओ काजीगुंड की बात को अगर देखा जाए और एसडीएम डूरू साहब की बात को जब मिलाया जाए तो रिटन कंप्लेंट एसएचओ के पास पहुंची है और एसएचओ की तरफ से कहा गया कि रेलेवेंट रूल्स के तहत एफआईआर को बाकायदा तौर पर दर्ज किया जाएगा। जहां पर यह बात हम आपको बता रहे हैं वहीं पर अब दो खबरें भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक कौमी तहकीकाती एजेंसी की खबर हम आपको बताते चले कि कौमी तहकीकाती एजेंसी टेरर फंडिंग के मामले पर लगातार समन्स जारी कर रही है। जहां कल हमने कहा था कि नईम गिलानी को समन जारी हुई है, वहीं पर एक बार फिर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर मोहम्मद यासीन खान जो कश्मीर इकोनॉमिकल अलायंस के सदर भी हैं उनके नाम नोटिस जारी किया और उन्हें 18 अप्रैल 2019 सुबह 10:30 बजे कौमी तहकीकाती एजेंसी नई दिल्ली के दफ्तर में हाजिर होने की बात कही गई है और उनसे कहा गया है कि यह पूरा मामला जो है यह टेरर फंडिंग मामले की तहकीकात के दौरान उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। जहां एक तरफ से टेरर फंडिंग मामले पर यह बात है, वहीं पर ज़हूर वटाली जो ऑलरेडी कौमी तहकीकाती एजेंसी और ईडी की नजर में है और गिरफ्तार है, उनके एसेट्स को सील करने की बात जो है वो कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कही गई है और कहा गया कि 6.19 करोड़ के जो एसेट्स ज़हूर वटाली के श्रीनगर के अंदर थे, कश्मीर वादी के अंदर थे, उन्हें बाकायदा तौर पर सील किया गया है और ये एसेट्स जो थे ये जमीन की शक्ल में थे और दीगर सोजेट, गोरीपोरा और नारबल और बडगाम के अंदर जमीन की शक्ल में थे, जिसको फिलहाल सील किया गया है और कौमी तहकीकाती एजेंसी और ईडी ने उसके अपनी तहवील में ले लिया है। यह बात काबिल जिक्र है कि पिछले कई महीनों से ज़हूर वटाली एनआईए की गिरफ्त और ईडी की गिरफ्त में है, जिनसे लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग और एनआईए का मामला अपनी जगह, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद रियासती हुकूमत की तरफ से भी उसकी अमलावरी का हुक्म जारी कर दिया गया है और जहां पहले ही जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, वहीं पर कल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कहा गया है कि वो अपने आप को इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखे, यानी जमात इस्लामिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक ग्रुप से दूर रखे, क्योंकि ये दोनों जमातें ममनुआ है और अगर किसी तरीके से भी किसी मुलाजिम की मुदाखलत या हमदर्दी इन दोनों जमातों के साथ पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकायदा तौर पर जीएडी की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद सभी सेक्रेटरियों के नाम यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि मातहत अमले तक यह पैगाम पहुंचाया जाए और यकुम से या अगले महीने से इस पर कार्रवाई होगी। यह बात काबिल जिक्र है कि पिछले कई दिनों से यह खबर गश्त कर रही है कि मुख्तलिफ मुलाजिम लीडरों के साथ साथ मुलाजमीन पर गिरफ्त बढ़ सकती है, क्योंकि उन पर यह इल्जाम है कि किसी न किसी तरीके से वो ममनुआ तंजीमों की मदद कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जो थी वो सामने आ रही थी। अब बाकायदा तौर पर फिलहाल ऑर्डर जो है वो सामने रखा गया है। बात फटाफट से जरा सियासत की करेंगे, लद्दाख की भी करूंगा
اور بات کروں گا سعید بشیر کی بھی، کیونکہ سعید بشیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈرز میں مانے جاتے تھے، راجپورہ کے ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں اور مرحوم مفتی محمد سعید کے کافی دستراز بھی مانے جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے کانگریس کا دامن کل تھام لیا ہے اور سعید بشیر اس وقت پارٹی سے ناراض تھے جب ڈاکٹر حسیب درابو کو ان کی جگہ پر مینڈیٹ دیا گیا تھا اور انہیں چناوی دنگل میں اتارا گیا تھا۔ ڈاکٹر حسیب درابو نے اگر جیت درج کی تھی اور وہاں سے سعید بشیر ہارے تھے، لیکن اس کے بعد پارٹی سے کافی ناراض چل رہے تھے سعید بشیر اور کل انہوں نے غلام نبی آزاد کے سامنے دوبارہ کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کافی ٹائٹ لپٹ رہے محبوبہ مفتی کے بارے میں، لیکن ضرور یہ کہا کہ جس طریقے سے پی ڈی پی بی جے پی الائنس چلا ہے اس الائنس نے ریاست کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ تو بات اب کریں گے ہم فٹافٹ سے لداخ کی بھی، اور لداخ سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہاں پر مقابلہ کافی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لداخ پارلیمنٹری سیٹ کے اندر دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، لیہ اور کرگل۔ لیہ کے اندر چناوی شباب جو ہے وہ ہر دن بڑھ رہا ہے اور کل اور دو کینڈیڈیٹس کی طرف سے نامینیشن جو ہے وہ فائل کر دیے گئے ہیں، لیکن لیہ کے اندر صلاح مشورہ کافی تیز ہو رہا ہے اور وہاں پر جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ بھی دو خیموں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ ایک کینڈیڈیٹ کو وہاں سے انڈیپینڈنٹ طور پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے لیہ کے ساتھ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو لیہ سے جو کینڈیڈیٹ اٹھے ہیں انہی کے بیچ مقابلہ ہوگا، لیکن یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلے کہ فی الحال جو صورتحال کرگل کے اندر بنی ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آج شام تک کوئی حتمی فیصلہ ہونا بھی ناممکن ہے، کیونکہ دو سکول آف تھاٹس دو الگ الگ راہوں پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے فائدہ اور کہیں پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو سامعین، یہ تھا آج کا پروگرام سلام جے کے جو آپ اس وقت گلستان نیوز پر دیکھ رہے تھے۔ اپنے میزبان اشفاق گوہر کو آپ دیں گے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں گے، اور اپنا فیڈ بیک آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کشمیر گلستان @gmail.com پر اور فیس بک پیج پر بھی آپ ہمیں اپنی آرا سے نواز سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیں گے اور ہم اس پروگرام کو مزید مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکیں، اسی امید کے ساتھ کہ کل صبح ہوگی ملاقات خاص نشریات میں جب چناوی دنگل چل رہا ہوگا۔ آپ کو پل پل کی خبر ضرور بتائیں گے۔ فی الحال مجھے دیں گے اجازت، اللہ حافظ۔